नमस्कार। आज की वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन और इसके अंतर्गत हम अब तक विश्व के जो प्रमुख संविधान थे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ अपने पूर्व के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हमने न सिर्फ इन राष्ट्रों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया है वरन वहाँ के संवैधानिक विकास क्रम और संविधान की विशेषताओं को भी विस्तृत रूप से पढ़ा है। आज के वीडियो में हम फ्रांस की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांस की सामाजिक आर्थिक आधार की स्थिति। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण इकाई। फ्रांस की जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो यह सोवियत संघ के अतिरिक्त यूरोप का सबसे बड़ा राज्य कहा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्रिटेन के दुगने से भी अधिक होते हुए यह ब्रिटेन की तुलना में बहुत ही कम बसा हुआ है, यानी बसावट की दृष्टि से यह ब्रिटेन की तुलना में कम है। इसके अलावा फ्रांस एक पूर्ण इकाई है। भौगोलिक स्थिति के कारण फ्रांस की राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। इसकी जलवायु जो है वो समशीतोष्ण है एवं सौंदर्य उपजाऊपन की दृष्टि से प्रकृति जो है वो फ्रांस पर बहुत मेहरबान रही है। दूसरा हम देखेंगे जल मार्ग की महत्वपूर्ण स्थिति। जब हम प्राकृतिक बनावट की बात करते हैं तो इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसकी तरफ दृष्टिपात करते हैं तो वह पठारी है, उत्तर पश्चिमी भाग मैदानी है और दक्षिण में पेरेनीज पर्वत जो है इसे स्पेन से अलग करता है, जिससे गैरोन नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम के मैदान में बहती है। फ्रांस की जितनी भी नदियां हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठार से निकलती हैं और सभी नदियां एक दूसरे से नहरों के द्वारा मिली हुई हैं। इस तरीके से फ्रांस में अगर देखा जाए तो जल मार्ग का बहुत ही सुंदर जाल बिछा हुआ है। फ्रांस के आर्थिक विकास में इस जल मार्ग ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग धंधों की। तो फ्रांस में अगर देखा जाए तो कृषि कार्य से लगे हुए जो लोग हैं वो 18.5% हैं। अमेरिका में केवल 10% और ब्रिटेन में केवल 5% लोग ही कृषि का कार्य करते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो फ्रांस में कृषि के कार्य में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। हालांकि औद्योगिक दृष्टि से फ्रांस का बहुत तेज़ी से आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो फ्रांस में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसका परिणाम क्या निकला है? फ्रेंच समाज जो है वो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में नहीं बटा हुआ। इन दो वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र छोटे उत्पादकों का भी एक वर्ग है जो कि उद्योग, वाणिज्य और खेती के कार्य में लगा हुआ है। इसने फ्रेंच राजनीतिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक जो वहाँ की सामाजिक आर्थिक आधार है उसमें आता है बेरोजगारी की समस्या। यह फ्रांस की सबसे प्रमुख समस्या है। विकसित माना जाता है फ्रांस, आप देखिए बच्चों, विकसित राष्ट्र है लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ पर है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इस समय फ्रांस में 12.8% लोग बेरोजगार हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो ओवरऑल भौगोलिक दृष्टि से देखें, जलमार्गों की दृष्टि से देखें, औद्योगिक दृष्टि से देखें तो फ्रांस की स्थिति अच्छी है, लेकिन जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला आता है
समरूप समाज व्यवस्था। फ्रेंच समाज जो है वो ब्रिटेन या अमेरिका की तुलना में अधिक समरूप है। जाति की दृष्टि से देखें तो एक ही प्रकार के लोग हैं, वहाँ पर जातिगत विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा वहाँ एल्सेक और लॉरेन को छोड़कर जो पूरा क्षेत्र है वो फ्रेंच भाषा भाषी है, यानी फ्रेंच भाषा को प्रधानता दी गई है। समस्त क्षेत्र सदियों से फ्रांसीसी राष्ट्र का अंग है और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कैथोलिक है। और फ्रेंच समाज जो है वो ब्रिटेन की तुलना में अगर हम कहें तो कम समरूप है। ब्रिटेन में स्थानीयता और क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रांस में ब्रिटेन से भी ज़्यादा क्षेत्रवाद और स्थानीयता की स्थिति को देखा जा सकता है। यानी अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो फ्रांस की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। जनता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रबल लालसा। फ्रांसीसी जो दार्शनिक रहे उन्होंने फ्रांस की राजनीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और यही कारण है कि फ्रांस की जनता के मन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लालसा बहुत अधिक देखी जा सकती है। तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो फ्रांस जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका से भिन्न है, स्थितियां भिन्न हैं, गंभीर समस्याएं भी हैं। जहां पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी वहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। ओवरऑल जब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान के अध्ययन के महत्व की तो हम पाते हैं इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला, यूरोपियन महाद्वीप का प्रतिनिधि और पंचम गणतंत्र के संविधान का महत्व। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फ्रांस के संविधान के अध्ययन का बहुत ही विशेष महत्व कहा जा सकता है। फ्रांस, जिसको हम राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला भी कहते हैं, S.E. फाइनर इसे विश्व की विचारधाराओं का निर्माण स्थल भी कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और संस्थाओं को विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा ग्रहण किया गया है। लगभग विगत जो 180 वर्ष हो गए हैं, विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्रवाद का जो विकास हुआ उसका नेतृत्व जो है वो फ्रांस ने ही किया है। जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र के 3 उच्च आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात करते हैं तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन मानी जाती है। यानी फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे शब्द जो थे वो अस्तित्व में आए थे। दूसरा आता है यूरोपियन महाद्वीप का प्रतिनिधि। फ्रांस के संविधान और शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन का महत्व इस रूप में भी देखा जा सकता है कि फ्रांस को यूरोपियन महाद्वीप का प्रतिनिधि देश भी कहा जा सकता है। कोई भी यूरोपियन देश यूरोपियन महाद्वीप की सभ्यता का इतने अच्छे प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं करता और अन्य किसी भी यूरोपियन देश ने मानवीय जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, काव्य, साहित्य, संगीत, दर्शन, विधि, प्रशासन, उसमें उतनी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं की है जितनी कि फ्रांस ने की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाता था, 1958 के बाद दी गाल के नेतृत्व में उसने बहुत तेजी से प्रगति की और आज फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थिति प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु आता है इसके अध्ययन का वो है पंचम गणतंत्र के संविधान का महत्व। फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का संविधान है उसका भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्व है। 1946 में चतुर्थ गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हुआ। 12 वर्षों का काल फ्रांस में 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ और राजनीतिक अस्थिरता के कारण शासन जो था वो शिथिल और निष्क्रिय हो गया। इस राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को दूर करने के लिए 1958 में दी गाल के नेतृत्व में पंचम गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया और
अपने लक्ष्य में इस संविधान ने सफलता भी अर्जित की। भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्यों में 1967 में राजनीतिक अस्थिरता थी। केंद्रीय स्तर पर भी राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति थी। भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको इस बात पर विचार करना है कि क्या फ्रांस का उदाहरण भारतीय संघ के केंद्र और राज्यों में किसी प्रकार से उपयोगी हो सकता है या नहीं। फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान अपने आप में एक विशेष स्थिति रखता है क्योंकि इसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों से अलग मार्ग की ओर इंगित किया गया है। एक ऐसा मार्ग जो बहुदलीय प्रणाली से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का उपचार करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस के संविधान के अध्ययन का महत्व जो है वो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है।